हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। जनूबी एशिया में एक बार फिर असले की दौड़ शुरू। भारत ने जदीद लड़ाका तैयारे मकामी सतह पर तैयार करने का ऐलान कर दिया। बगैर पायलट ड्रोन बनाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में मुकाबला जारी। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी। पाक भारत कशीदगी के खित्ते पर क्या असरात होंगे, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई की रिहाई पार्टी के लिए चैलेंज बन गई। अलीमा खान के इदारों पर बड़े इल्जामात, धमकियां आती हैं कि बानी पीटीआई को अंदर खत्म कर दिया जाएगा, गाड़ी उलट दी जाएगी। बताएं हमारा भाई क्या छोड़े तो आप इसको रिहा कर देंगे। आप पीछे ना बैठें, जजेस और अरकान पार्लियामेंट को ना धमकाएं, आए मेज पर हमारे साथ बैठें। अलीमा खान के बड़े इल्जामात की अहम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कौमी असेंबली इंसानी हकूक कमेटी में चेयरमैन कमेटी साहिबजादा हामिद रजा ने शादियों पर डॉलरों और पाउंड्स की बरसात का मामला उठा दिया। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले 10,000 के करीब पाकिस्तानी जंगलों में फंस कर रह गए। कुछ अहम इंकशाफात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जब अब जंगबंदी हो गई है तो अब जो है फ्यूचर वे फॉरवर्ड जो है वो क्या नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी कामरान साहब, पहली बार हमने देखा है कि दोनों ममालिक में जो झड़पें हुई हैं उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल, अनमैन्ड ड्रोन्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अगले 12 से 24 माह में जो है इंडिया 47 करोड़ जो है वो खर्च करेगा, लगाएगा। वो अपने ही तौर पर जो है वो तैयारे भी तैयार करेगा और UAVs पे खर्च करेगा। ये पिछली दफा से 3 गुना ज्यादा जो है ये अखराजात बताए जा रहे हैं। इस पूरी चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये चीज शो करती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी उसमें जिस तरह से मॉडर्न जो वॉरफेयर है, जो नए जंग के तकाजे हैं, जिस तरीके से ड्रोन्स का तबादला, मिसाइल्स का तबादला और फिर ओवरऑल ये एक नया फेज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी का हमें नजर आ रहा है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि पहले अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी होती थी तो शायद एक बहुत बड़ा बीच में गैप आता था और एक पीस प्रोसेस शुरू हो जाता था। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि सीज फायर वक्ती तौर पर तो हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान एक लंबे अरसे तक हमें ये कशीदगी देखने को मिलेगी और इस बात का बिल्कुल इम्कान और खदशा मौजूद है कि हर अब कुछ अरसे के बाद इस तरह की जो वॉरफेयर है, इस तरह की जो जंग है, क्योंकि जिस तरह से आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको उस तरीके से ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ड्रोन्स भेज के आप अपने जो एडवर्सरी हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए क्लियरली ये एक माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट करता है भारत का कि फ्यूचर में वो चीज़ों को किस तरफ जाता देख रहे हैं। और क्लियरली जनूबी एशिया मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इससे ये अंदाजा होता है। और इससे माइंडसेट की क्योंकि आपने बात की तो ये बेचैनी जो है वो भी जाहिर करती है मोदी की, जिनके बयानात जो हैं वो भी ये बताते हैं कि उनके दिमाग से जो है वो जंग का भूत नहीं उतरा है। अभी मैं देख रही थी कि इनके ही साबिक जो हैं वो वजीर खारजा थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी कहा कि जैसे कि पुलवामा के टाइम पे पुलवामा के नाम पे जो है वो उन्होंने पुलवामा के जो शहीद थे उनके नाम पे उन्होंने कहा कि मुझे वोट दो। अभी भी बिहार के इलेक्शन है नवंबर में, तो हम ये सोच सकते हैं कि कोई और एडवेंचर जो है वो करने की कोशिश करेंगे मोदी। देखिए, जो यशवंत सिन्हा का आप इंटरव्यू की जिक्र कर रहे हैं, कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने इंटरव्यू, मैंने पूरा इंटरव्यू उनका देखा और ये यशवंत सिन्हा बड़े मंजे हुए भारत के सियासतदान हैं। बीजेपी में ये रहे हैं, आई थिंक 2 मरतबा ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, फिर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के ऊपर। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली जब मुख्तलिफ वजूहात का जिक्र किया कपिल सिब्बल ने, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं। फिर उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया कि पुलवामा के वक्त भी जनरल इलेक्शंस होने थे उससे कुछ अर्सा पहले। और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि पुलवामा के हमले का आज तक पता नहीं लगा कि उसकी तहकीकात नहीं हुई कि उस हमले के पीछे कौन मुलविस था। फिर उन्होंने एग्जैक्टली जो पहलगाम वाला वाकया है इसके बारे में भी कुछ ऐसी बात की। तो भारत के अंदर अब इसके हवाले से आवाजें उठ रही हैं और उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी ने आते ही जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको उन्होंने जोड़ दिया पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल जो अपने एडवांटेजेस हैं उसके लिए। और ये हम उसका मुजाहरा देख रहे हैं 2 दिन से। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं गुजरात में मौजूद हैं और मुसलसल वो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और उसका मकसद आई थिंक क्लियरली
जो हालिया दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी हुई है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए, जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए अपने जो वोट्स हैं उनको और बीजेपी को बिहार में जो होने वाले इलेक्शन है उनमें जितवाना है। और एक डेंजरस ये प्रेसिडेंट है कि आप एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक न्यूक्लियर कंट्री के साथ जंग छेड़ दें और पूरे जो खत्ते की जो सिक्योरिटी है उसको अंडर थ्रेट ले आए। डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान की आबादी कोई 25 करोड़ है, भारत की आबादी 1.5 अरब है और अभी भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से चैलेंजेस हैं, खास करके गुर्बत का, तालीम का। और अगर इस तरीके से दोनों ममालिक हर कुछ अरसे के बाद जंग करते रहेंगे तो फिर इस खत्ते में कभी मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल जी जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अभी इनकी बात और इंटरव्यू की हो रही है जसवंत सैना साहब की, अगर उनकी बात को आगे लेकर बढ़ें, आपने अगरचे तफसील से रोशनी डाली, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इलेक्शन होंगे इंडिया में, रियासती हों या अदरवाइज नेशनल जो इलेक्शन होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई दहशतगर्दी हो वहाँ पे और उसके बाद पाकिस्तान और इंडियन जो हैं एक दूसरे मिसाइल मारे हैं, जहाज़ गिरे हैं, तो फिर ही इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो फिर इसका क्या फ़ायदा था? तो फिर तो अंपायर्स ही ठीक थी, किंग्स ही ठीक थे, राजे महाराजे ठीक थे, फिर तो डिक्टेटरशिप ठीक थी। अगर इस तरह बंदे मार के ही वोट लेने हैं और ये इतनी नफरत करके जंगें लड़ के जो आप भी कह रहे हैं, तो इसका फिर जमहूरियत का अचार डालना है लोगों ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे तो बुनियादी तौर पर मैं इसकी ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि भारत के ऊपर मुझे अफसोस होता है। देखें पाकिस्तान के मुकाबले में, देखें एक तो इतना बड़ा मुल्क है, 11 गुना उनकी मईशत पाकिस्तान से बड़ी है, अब वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत भी हो गए हैं और उनका हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वहाँ पे जमहूरियत जो एक तसलसल के साथ जारी रही, उनका इंटरनेशनल जो क्लाउड है पूरी दुनिया में वो भी हमारे से बहुत बेहतर है। और उनके लिए रह कहकर वो उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया पाकिस्तान के साथ, तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्हें अगर इलेक्शन में जीतने के लिए अगर एंटी पाकिस्तान वोट का सहारा लेना पड़ता है तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अलावा अब भारत में कोई इशू ही नहीं है। हालांकि जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, उनके सहाफ़ी हैं, बाकी लोगों से बात करें, वो बड़ा प्राउडली इस वाक़े से पहले भी कहते थे कि देखिए जी हमारे लिए तो पाकिस्तान अब मैटर नहीं करता, हमारा तो मुकाबला अब G20 ममालिक से है, हम तो G7 कंट्रीज में शामिल होना चाहते हैं, हम तो दुनिया की तीसरी जो टॉप 3 मईशत में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इन रियलिटी आई थिंक उनके जो दिमागों में, खास करके जो बीजेपी की क़यादत है, जो उनके फैसला करने वाले हैं, पाकिस्तान से उनको ऑब्सेशन है। और ये बहुत डेंजरस, मेरे ख्याल में जंग जो है वो कोई मजाक नहीं है कि जंग किसी वजह से लड़ी जाती है। और अगर आप सिर्फ हर कुछ अरसे के बाद, क्योंकि आपको भारत में पता है कि वहां पर एक जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो अलग होते हैं, स्टेट इलेक्शंस पूरा साल होते रहते हैं, और क्योंकि उनकी कई रियासतें इतनी बड़ी हैं जितनी पाकिस्तान है इटसेल्फ, तो ये बड़ा डेंजरस एक प्रेसिडेंट है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए फिर आपको लगे कि बाकी जगहों पर तो आप उस तरीके से कर नहीं पा रहे, अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे, तो एक फुलझड़ी कहीं हो और उसके बाद पाकिस्तान से लड़ाई लड़ें और फिर आप इलेक्शन के लिए चले। तो ये इंडिया के लिए भी मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है। और उनका ख्याल है कि अगर वो इस तरीके से दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फिर उनको भी अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे दिफा के ऊपर, इससे भी कहीं ज्यादा जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। एक मुझे देहाती मिसाल याद आ रही है आपकी बातों से कि गाँव में आप जितने भी गाँव से निकल के दुनिया में पहचाने जाएं, अमीर हो जाएं, बहुत बड़े IG लग जाएं, DG लग जाएं या DP वट एवर जो भी लग जाएं, ये तोप गन सबसे लग जाएं, जब तक अपने मोहल्लेदारों और अपने गाँव के लोगों तक, आपके गांव के लोगों पे कोई रोब दबदबा ना हो, थोड़ी सी चुदराहट ना हो, तो बंदे को लगता है मैंने कुछ किया नहीं है। तो इंडिया का भी ये इसी तरीके का है कि दुनिया में तो हम बनते रहेंगे बड़ी पावर, पहले ज़रा खित्ते में अपने रिश्तेदारों को तो ज़रा थोड़े से आते जाते ज़रा इनको तो बताएं कि हम कितने बड़े चौधरी बन गए हैं, आप लोग हमें समझते हैं कुछ नहीं। इसी तरह की मैंटेलिटी है, एक रूडनेस, तकब्बुर। हम भी मतलब हमारे भी दोस्त हैं बहुत सारे इंडियंस, हमें भी ये मतलब एग्जैक्टली ये बातें होती थी, हमारा आपसे क्या मुकाबला, आप तो बहुत पीछे रह गए, आप तो फलान हो गए, आप तो बैंकरप्ट हो गए, आप तो ये दहशतगर्दी में फंस गए, हमारा क्या मुकाबला है आपसे। तो अल्टीमेटली पता चला है कि उनका मुकाबला हमसे ही आना पड़ा है। दुनिया का मुकाबला करते करते उसके बाद हम ही उनको रिश्तेदार मिले हैं, जो लड़ लेते हैं। तो ये मेंटेलिटी में फंस गए हैं पूरे इंडियंस जो आप कह रहे थे। देखिए, दो तरह की मेंटेलिटी होती है गांव की, बिल्कुल आपने एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। दो तरह के चौधरी होते हैं, एक वो चौधरी होते हैं जिनके पास मेरे ख्याल में नया नया पैसा आता है, तो वो शायद अपना जो ताकत का नशा है या ताकत का जो जोर है वो दिखाना चाहते हैं, और जो अपने से कमजोर लोग हैं उनके ऊपर वो दबदबा रखना चाहते हैं। दूसरे खानदानी लोग भी होते हैं कि जिनके पास को पैसा आता है तो वो शायद
अपनी कम्युनिटी की उनका वेलफेयर भी करते हैं। तो ये जो भारत की मिसाल है, ये पहले वाले हैं कि जिनके पास नया नया पैसा आया है और इनको ये लगता है कि पैसे के बलबूते के ऊपर हम अपने जो बाकी रिश्तेदार कह लें या अपने जो पड़ोसी हैं उनको निपट सकते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल में 2 दिन पहले जो ओपरा विनफ्री हैं, जो अमेरिका की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक यूट्यूब के ऊपर वीलॉग किया है और इंडिया से मुतालिक उन्होंने किया कि आखिर अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया। वो रखा तो उन्होंने इंडिया को सामने है। वो अगर आप सुने, बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका, जो भारत अपने आप को कहता है कि एक सिविलाइजेशन है और उसकी एस्पिरेशन है कि दुनिया की एक बड़ी ताकत बनना है, तो उन्होंने कहा कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें होती हैं उनका जो बिहेवियर और जो कंडक्ट होता है वो फिर बड़ा मुख्तलिफ होता है। आप जब जितना ऊपर जाते हैं आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है। दुनिया आपको जज करती है कि आपके जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपका कैसा कंडक्ट है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप प्रोवोक नहीं होते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं मैच्योर तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि भारत की मिसाल आई थिंक उस चौधरी की है, जो नाम से तो चौधरी जरूर है लेकिन उसकी जो पुरानी गुर्बत वाली आते हैं ना वो गई नहीं है। वो दिखाना चाहता है दुनिया को कि जी मेरे पास बड़ा पैसा आ गया। हालांकि मैं देसी मिसाल लोगों को यही देता हूं कि भारत का ये ख्याल है कि वो नए मेरे ख्याल में अमीर बने हैं। दुनिया में बहुत बड़े अमीर लोग अभी भी अमेरिका को देख लें या इवन चाइना को देख लें, उनकी आप इकोनॉमी देखें कितना, शायद अभी भारत को 100 साल चाहिए उन तक पहुंचने के लिए। तो चाइना को आपने देखा है कि कभी उन्होंने शो ऑफ किया हो? वो बड़े ग्राउंडेड से रहते हैं, वो बहुत, उनका कंडक्ट ऑल टुगेदर बड़ा डिफरेंट है। तो ये आई थिंक ये जो एरोगेंस है ना, ये जो इनके पैसे की, और ये भी इसमें रियलिटी नहीं है। देखिए हम भी एडमायर करते हैं जो भारत ने राइज किया है, लेकिन अगर आप फिगर्स देखें उनके, तो 1.5 अरब की आबादी में सिर्फ 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो एक्चुअली जिनके पास परचेजिंग पावर है। बाकी लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। 1-1 रुपए 4-4 आने 8-8 आने के ऊपर वो चीजों को अगर डिस्काउंट करते हैं तो उसके ऊपर वो अपना डिसाइड करते हैं। तो भारत अच्छी मार्केटिंग करके तो उसने बताया है कि हम बड़ा तरक्की कर गए हैं, बट इन रियलिटी मेरा ख्याल में तो पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत होगी आज भी भारत के अंदर। अच्छा कामरान, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की, चाइना की मिसाल दी है कि ग्राउंडेड रहते हैं, ज़रा कंपोज रहते हैं, सोबर रहते हैं। कोई मतलब अभी उनकी कितनी बड़ी उनकी ट्रेड वार हुई है इसके साथ, मतलब अमेरिका के साथ, कहीं पे हमने कोई एक गैर ज़रूरी लफ्ज़ नहीं सुना, एक गैर ज़रूरी कोई भड़क नहीं सुनी, कोई एक गैर ज़रूरी उनका। ये हमारे खित्ते में है इधर, मतलब हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इस तरह के हैं, और मादरत के साथ हमारी साइड भी ये लग रहा है कोई हम भी उसी साइड पे जा रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पे हम भी बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, हम भी बड़े बड़े मैचिंग जवाब दे रहे हैं, हम भी उसी तरीके के। आप समझते हैं कि अल्लाह ने विक्ट्री दी तो चलो हमें भी थोड़ा सा कूल हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा हमें भी सोबर हो जाना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा भी शायद एटीट्यूड उसी तरीके का होता जा रहा है जैसे इंडिया का था जंग से पहले। आई थिंक थोड़ा सा जरूर फर्क है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस एक तो हमारे रीजन में या इस कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा सा ना वो चीजों को शो ऑफ करते हैं। पाकिस्तान को इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ कि पाकिस्तान ने तो प्रोवोक नहीं किया था, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान ने तो अपने आप को डिफेंड किया। हाँ ये जरूर है कि आई थिंक अब बहुत हो गया है कि जितनी हमने सेलिब्रेशन करनी थी बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मोर ओवर हो रहा है अब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जरूरी क्या चीज है कि ये जंग, मेरे ख्याल में लोग का ख्याल है कि ये खत्म हो गई, असल में तो असल जंग अभी शुरू हुई है। जो भारत ने तो जो अदरवाइज 4 दिन हमारी लड़ाई हुई ना, असल में भारत जो अब कर रहा है और वो जो करेगा, जो अपना बदला लेने के लिए, वो आपके मुल्क में पहले भी करता था। जो कोविड ऑपरेशन हैं वो बलूचिस्तान में हो, केपी के अंदर हो, वो आपके अंदर पॉलिटिकल जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा, वो आपकी इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा। आपको पता है कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान भारत जंग के बाद पहला जो विजिट किया वो हॉलैंड का किया, नेदरलैंड्स का किया। और वो क्यों किया? क्योंकि शायद पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जो टॉप 5 पाकिस्तान जो डिफेंस की जो परचेज करता है उसमें 4थे या 5वें नंबर के ऊपर नेदरलैंड्स है। जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है, हम उनसे जो वेसल्स हैं और कोई इस तरह की चीजें जो हमारा सिंस 80-90 से उनके साथ अरेंजमेंट है। तो जयशंकर जो वहां पर गए थे वो नेदरलैंड्स को धमकाने भी गए थे, उन पर दबाव डालने गए थे कि आप पाकिस्तान को ये जो डिफेंस का सामान बेचते हैं वो ना करें, ना बेचें। फिर जापान से वो ये कह रहे हैं कि आप जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट जो मुख्तलिफ मनसूबों में इन्वेस्ट करते हैं उनसे उनको रोक रहे हैं। तो जो भारत की इस वक्त इंटेंशन है और जो भारत का जो प्लान है उसको देखते हुए मेरे ख्याल में हमने जितनी सेलिब्रेशन करनी थी कर ली। अब हमें उसको काउंटर करने के लिए एक हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। अच्छा, पहले तो हम ये समझते थे, दुनिया अमेरिका के बारे में बड़ी एक जोक चलती थी जिसको अमेरिकन खुद भी बड़ा एंजॉय करते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है, उसका बॉर्डर हर मुल्क के साथ लगता है, लिहाजा वो वहाँ पर जाकर अपना राइट यूज़ करते हैं।
तो अब इंडिया भी उसी फेज़ में आया हुआ है कि नीदरलैंड भी पहुंच गए, जापान को भी कह दिया है, 3-4 और को भी कह दिया है कि जनाब के वो जो आपने बात की कि धमकाना धमकाना या बिजनेस देंगे वटेवर करेंगे। तो जितनी मेहनत दुनिया में कर रहे हैं तो बैठ के कोई आपस में बातचीत नहीं हो सकती, जैसे मतलब पहले भी माजी में होती थी। पूरी दुनिया में जाएंगे, चौधरियों के सामने बैठेंगे, अपना अपना केस प्ली करेंगे, दोनों अपने ये मुल्क जो हैं, मतलब कोई थर्ड फोर्स है कि तो वो इनके साथ बैठ के बातचीत करवा देगी, या हम दोनों अपने अपनी विक्ट्री के नारे मारेंगे, जो अमेरिका ने हमारी मान ली वो कहेंगे। आपस में कोई इनका नहीं, इतना एक दूसरे को मतलब हम गैर अहम समझते हैं, या हमें अपने ऊपर एतमाद ही नहीं है दोनों मुल्कों को, कौमों को, लीडरशिप के, कि हम भी कोई रीजनेबल लाइक अडल्ट हम बात कर सकते हैं और मसले हल कर सकते हैं, या दुनिया आके कराएगी हमारे मसले। उसकी मिसाल अगेन मैं गांव वाली मिसाल दूंगा। आपको पता है कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हमने भी किया है, और आज भी अक्सर जब लड़ाई हो जाती है गांव में तो एक पर्चा कराता है, दूसरा काउंटर पर्चा करा देता है, और आखिर में क्या होता है कि आपको बातचीत करके फिर माफी तलाफी करनी होती है, फिर आप पर्चा विड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा विड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जितना लड़ते रहे आपस में, एट द एंड ऑफ द डे देखिए अभी भी जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो लड़ाई हुई बीजीएमओ के लेवल पर ही हो, एनएसए ने बात तो की है ना आपने, तो भारत को अपनी उस जो अप्रोच थी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ना। आपने भारत तो यही कह रहा है कि देखिए हम तो बायलैटरल ये इशू था जो जंगबंदी की है हमने तो पाकिस्तान और भारत ने मिलकर की है, वो मानते नहीं है थर्ड पार्टी मीडिएशन को, तो आपने बात की ना। तो इसका मतलब है कि जो समझदार लोग होते हैं, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, जिस तरह गाँव में भी होता है कि अगर आपने लड़कर एक दूसरे के सर फाड़कर उसके बाद भी आपने सुलह करनी है तो क्या वो पहले काम नहीं कर सकते? तो पहले हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर चीजों को आगे लेकर नहीं चल सकते। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग, ये भी एक बड़ी मिसपरसेप्शन है कि कश्मीर के अंदर, यानी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जब मनमोहन सिंह का टाइम था और अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था, जब उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत चल रही थी, उस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लेवल ऑफ वायलेंस था वो सबसे कम था। और ये जो बीजेपी तो पूरी बात बताती नहीं है, 10 साल इनका जो इक़्तिदार रहा है, आज भी जो लेवल ऑफ वायलेंस मकबूजा कश्मीर के अंदर है, जो महीने की कैजुअलिटीज का नंबर है, वो मनमोहन सिंह लेवल से भी ज्यादा है, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो उससे नतीजा क्या निकलता है कि जब जब पाकिस्तान और भारत की बातचीत हुई है तो चीजें जो हैं वो कूल डाउन हुई हैं, चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो बीजेपी की क़यादत है उनको ये सूट करता है कि पाकिस्तान के साथ उनको एक चाहिए एक्सटर्नल एनिमी, जिससे वो अपने लोगों को गरमाते रहें, वो जो हिंदू कार्ड है, मजहब कार्ड है, उसको भी खेलें, क्योंकि अदरवाइज तो उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। एक और बड़ा हम दिलचस्प चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिकन वो सफ़ीर जो हैं वो इस वक्त अगेन मेरा ख्याल वो है एक्टिंग या ऑफिशिएटिंग है, उन्होंने बड़ी क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। पहले रावलपिंडी स्टेडियम में गए, जिस दिन यहाँ पे वो हुआ दोबारा शुरू हुआ PSL, अब लाहौर में हमने देखा है वहाँ पे गई हैं, और बड़ा पाकिस्तानी लोगों ने भी बड़ा उनको अगेन अप्रिशिएट किया, उन्होंने भी बड़ा इंजॉय किया है। इट शोज़ द लेवल ऑफ कॉमरेडशिप जो पाकिस्तान और अमेरिका की नज़र आ रही है। दूसरी तरफ इंडिया में भी तो IPL चल रही है, वहाँ पर इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो हमें कहीं पर नज़र नहीं, IPL में किसी मैच में किसी चीज़ में। सो हम ये क्लियर समझें कि मतलब लाइन जहाँ पे ड्रान अमेरिका ने अपना जो पलड़ा है, अपना वजन पाकिस्तानी पलड़े में डाल दिया है, और उनके सफ़ीर जो है मुहतरमा जो है वो जा रही हैं, और बड़ा एक अच्छे तरीके से एक पूरा मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तानी लोगों को भी, शायद इंडियंस को भी दिया जाए। वहाँ का एम्बेसडर तो हमें नज़र नहीं आया जो वहाँ पे हैं कि IPL में मैच देखने जाते हैं। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक तो ये जो करंट जो एक्टिंग एम्बेसडर है अमेरिका की, ये बड़ी लिखी है, मैं इनका प्रोफाइल देख रहा था। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा। तो एक तो उनकी बड़ा एक आप कह लेंगे बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका बैकग्राउंड है। दूसरा, बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हैं, उसमें मैं आपको लाइटर वे में बताऊं, मैं अमेरिका में किसी से बात हो रही थी तो वो ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान का कल्चर जो है ना भारत से बड़ा मुख्तलिफ है, पाकिस्तान के अंदर को कमाल है। बहुत से जो डिप्लोमेट यहाँ पर अमेरिका से जो पाकिस्तान में सर्व किया जिन्होंने, मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान की गर्विदा हुई है, वो पाकिस्तान की मोतरफ हो जाती है। शायद पाकिस्तान का कल्चर है, हमारी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है। और ये जो करंट उनकी चार्ज डी अफेयर है, नाज़िमुल अबूर है अमेरिका की, तो उनके बारे में भी यही तासुर है कि शायद उनका व्यू जो है, उन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान को और जो ट्रंप इंतजामिया है उनको करीब लाने में। और अगेन ट्रंप के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो तबातुर से शुरू में तो लगा कि शायद कांग्रेस में उन्होंने एक दफा पाकिस्तान की तारीफ की कि वो स्लिप ऑफ टंग है या वन ऑफ उन्होंने तारीफ की है, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तो वहां पर भी अमेरिकन जो थिंक टैंक्स के लोग हैं वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी क्या लीडरशिप है, पाकिस्तान के पास ऐसी क्या चीज है कि जो ट्रंप है वो पाकिस्तान का बिल्कुल भी बुरे अल्फाज में नाम नहीं लेते।
तो आई थिंक आई डोंट नो, मतलब कोई हमारे पास बल्कि उसकी एक और एग्जांपल है क्रिस्टीन फेयर जो है, वैसे पाकिस्तान से वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि ये पाकिस्तानियों का कमाल जरूर है कि ये वॉशिंगटन में भी होते हैं, इनके डिप्लोमेट्स बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, नई इंतजामिया को कहीं ना कहीं कहानी डाल लेते हैं। इंडियंस ऑन दी अदर हैंड बड़े एरोगेंट हैं और वो चीज इनको कर रही है, क्या कहते हैं कि अब बैकलैश आ रहा है। यार कामरान आपका शुक्रिया इसलिए भी मैं अदा करूंगा कि चलें यार, किसी ने इतने अच्छे अल्फाज में इस मुल्क की, पाकिस्तान को, हम लोगों की तारीफ़ की है। हर वक्त हम अपने सेल्फ उसमें क्रिटिसिज्म और सेल्फ कंडमनेशन में लगे रहते हैं कि शायद हम दुनिया के बुरे लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से पेश किया यार, स्पेशली मतलब बिग थैंक यू, मतलब मैं स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट एलिवेटेड कि यार वी आर बेटर पीपल। थैंक यू कामरान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क की सियासी हालात में क्या चल रहा है, इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल में क्या चल रहा है इस वक्त? बड़ी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आई हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा फिर जो है वो तहरीक चलाई जाएगी। क्लासरा साहब फिर से एक दफ़ा पीटीआई जो है वो कह रही है, खान साहब कह रहे हैं कि तहरीक की तैयारी कर लें और जो लोग पार्टी में मेरे साथ नहीं हैं, मैंने सब पे नज़रें रखी हुई हैं, उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसे टाइम में तहरीक लेकर आना, जब आपको पता है कि आपकी जो पिछली तहरीकें हैं उनका क्या हाल हुआ है। दूसरा ये पॉइंट कि जंग से पहले तो शायद फिर भी हम ये कह सकते थे कि इंस्टीट्यूशंस का कोई इमेज प्रॉब्लम है, कोई पॉपुलैरिटी प्रॉब्लम है, जंग के बाद तो वो भी बदल गया है। तो इस टाइम पे ये तहरीक का ऐलान करना मेरी तो समझ में, ये काम इमरान खान साहब भी कर सकते हैं जो मुझे समझ में आती है। और खान साहब ज़ाहिर मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, आपके अंदर एंगर होता है, गुस्सा होता है, और जब आप एंगर और गुस्से में, हम सबको आते हैं, हम भी गलत फैसले करते हैं, मैंने काफ़ी किए हुए हैं। जब आप गुस्से में फैसले करते हैं तो फिर ये अंजाम होता है। खान साहब ने उनके चाहने वालों को से माजरत के साथ उन्होंने हर गलत फैसला गलत टाइम पे किया। मतलब आप उनकी हिस्ट्री उठा लें, और बहुत शाने कहते होते हैं कि जब आपको बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो देन यू हैव टू वेट। बड़े खूबसूरत इंग्लिश की कोट है कि गुड थिंग्स, एक उसमें कहते हैं गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु वेट। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट वेटिंग सम टाइम, कि आप किस फंस जाते हैं, जिसमें सात सड़ी भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर देखें ना, एक मतलब हमारी जो एक यहाँ पे एक होती है कि उसमें सात सड़ी भी होती है कि 7 साल के लिए आप ना कोई बुरे पैच में आ जाते हैं। इंसानों पे आते रहते हैं, ऐसे मुल्कों पे आ जाते हैं, लीडरों पे आ जाते हैं, मतलब सल्तनतों पे आ जाते हैं, मुआशरों पे 7 साल के लिए आप फंस जाते हैं। वो आपका टेस्टिंग टाइम होता है, और उसी को आप कम्पीट करके जब आप उससे निकलते हैं तो यू इमर्ज एज ए मोर पावरफुल, मोर मैच्योर, मोर नॉलेजेबल, मोर इन्फॉर्मेटिव, के मैच्योरिटी के लेवल्स हूँ। अब खान साहब को तकरीबन मतलब 2 साल तो हो गए मेरा ख्याल जेल में रहते हुए। और जरदारी साहब का आपको अगर बयान याद, उन्होंने कहा 3 साल बाद तो जेल पूछती है कि सर हाउ आर यू डूइंग, कैसे चल रहा है, ये उनके बयान है। तो खान साहब को अभी वो उसी में है, वो प्रोबेशन पीरियड के हैं, इंटर्नशिप के हैं, वट एवर यू मे नो इट। तो खान साहब उसको रेजिस्ट कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को जो उन्हें करना भी चाहिए, उनका मिजाज है उनका ऐसी चीज़ों के। लेकिन जिस तरह की वो पॉलिटिक्स वो करते आ रहे हैं, अब उनको वो सपोर्ट नहीं है उनके पास। एक उनका मिजाज बन गया है कि उनको जो सपोर्ट मिलती रही है 2022 से पहले तक, जब तक उनके जनरल बाजवा साहब के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू हुआ था DGISI के मसले पे, तो उससे पहले तो उन्हें सपोर्ट थी सारी की सारी। वो तलियों पे, हमारे साइड पे कहा जाता है कि तलियों पे उठा के फिरना, इतनी किसी को पैम्पर करना, प्यार करना कि आप उसके पाँव जो है ना जमीन पे ना लगने दें, उसको अपने हाथों पे उठा के फिरते रहे कि नीचे कोई कांटे ना चुभ जाए मेरे लाल को। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको तो वो प्रोटोकॉल मिल रहा था वहां पे। तो खान साहब अभी तक उसी फेज में है। 6 अक्टूबर 2021 वाली में जब उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने अनाउंस किया था कि जनरल नदीम अंजुम जो है हमारे नए DGISI होंगे, जहां से सारा फटा शुरू हुआ था और चीजें हुई। अब एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, खान साहब के मल्टीपल फैसले हैं जो उनको बैकफायर किया है। इसके बाद अक्ल का तकाजा ये होता है कि यू टेक ए ब्रेक। और इसके बारे में एक और थोड़ी सी मतलब लोग, हमने भी पढ़ी हैं चीज़ें जो थोड़ी मोड़ी हैं, कि फिर अक्लमंद लोग होते हैं, दे गो बैक टू द वो कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, वहाँ पे दोबारा बैठ के नोट्स लिखना शुरू करते हैं, चीज़ें देखना शुरू करते हैं, यार हमसे कहाँ गलते हैं, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, और मुझे कहाँ पे स्टॉप करने की ज़रूरत है। खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे पेस बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद फिर ही एंड्स अप इन सम डिजास्टर। फिर कुछ अरसे के लिए गए, फिर कुछ साथी दौड़ गए, भाग गए, चीज़ें हो गई। सो आज भी जो उनका कल जो उनका ट्वीट आया था, उनका ट्वीट देखें और अलीमा खान साहबा का आज की उनकी टॉक देखें, अब दोनों को इकट्ठे रखें ज़रा। बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स।
अब उसमें खान साहब ने फिर बड़े उन्होंने हमले किए। अच्छा, हमें यहाँ सुनाई जा रही हैं, सख्त ट्वीट है। हाँ, अच्छा, हमें सुनाई जा रही है, बात में हैरान होता हूँ। एक तो हमारे जर्नलिस्टों को दाद दें, मतलब अल्लाह की कसम है, आई लव देम, और इतनी क्रिएटिव, इतनी फैंसीफुल, इतनी इमेजिनेटिव स्टोरीज देते हैं कि दिल खुश हो जाता है बंदे का। मतलब क्लिक करने के लिए तो चाहिए ना। उन्होंने कह दिया, बाद में लिख दिया है और कसम कुरान उठा ली, शर्तें लग गई कि खान साहब ईद से पहले आ रहे हैं। और ये 2 सालों में हर हफ्ते खान साहब की कोई नई डेट दी जाती है। अब वो कह रहे हैं इससे पहले। आज जो कल ट्वीट आया है, आप बता दें, आप भी माशाल्लाह पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप माशाल्लाह समझदार हैं, अक्लमंद हैं। आपको लगता है उस ट्वीट के बाद कि खान साहब ईद से पहले आ रहे हैं और ईद 8-10 दिन बाद ईद है आपकी? लगता है आपको? कोई चांस ही नहीं, कोई कॉमन सेंस, कोई अक्ल? चलो खान साहब को छोड़े, मुश्किल में तकलीफ में, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे, तकलीफ है उनकी दूर, हम तो दुआई कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, तो इनको दाद तो दें जो इस काम पे लगे हुए हैं कि बस इससे पहले आ रहे हैं। कोई कहता है जी बस बात हो गई, कोई कहता है डील हो गई, बस मेरे साथ शर्त लगा लें, और लोग हैं इन पे बिलीव किए बैठे हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें, मतलब खान साहब जो हैं वो खुद भी वो कहते हैं कोई शहर के लोग जालिम सन कोई सानू मरण का शौक। अच्छा, इसमें वैसे बैरिस्टर गौहर ने भी ये दावा किया था कि बानी पीटीआई 5 जून को रिहा होने जा रहे, तो अलीमा खान साहिबा ने मीडिया के सामने कहा बैरिस्टर गौहर को कि ये आपका क्या ये जो है ये बयान था कि 5 जून को जो है वो रिहा होने जा रहे। तो वो भी इस पे जो है वो थोड़ी सी वो थी कि हर दूसरे दिन अपने क्लिक्स के लिए और अपने व्यूज के लिए लोग जो है वो बयान, अब लोग नहीं बिलीव करते। वो शेर है वाले साहब, 2-3 दिन वाले गाँव वाले तो जाएंगे टीले पे देखने के लिए शेर, और चौथे दिन जब शेर आएगा तो पता चला नाम के कोई गाँव का बंदे नहीं है, तो वही क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका। बड़े बड़े सहाफियों ने खबरें दी हैं, कोई आम लोग भी नहीं थे। चलो पहले तुम यूट्यूबर्स को कह लेना कि पैसे बना रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, उनकी समझ में तो आती है। बड़े बड़े इंतहाई मतलब मुस्तरद किस्म के सहाफी खबरें दे चुके। अभी मैं पढ़ रहा था, नाम डर के मारे में नाम नहीं ले पा रहा, इतने बड़े लोग हैं वो। अच्छा, जनाब अली कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा कि उन्होंने ये कहा होगा कि खान साहब जो है इससे पहले आ रहे हो सकते हैं आज अभी हम कला साहब, अल्लाह करे हम कला साहब। कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस होती है, कहीं पे कोई थोड़ा सा रीडिंग्स होती हैं, कोई थोड़ी सी पॉलिटिक्स को आप ये फॉलो कर रहे होते हैं, तो बंदा कोई ऐसी कोई बोंगी मारे चले। हमारे जैसे लोग भी कि थोड़ी सी मान लें कि हाँ यार बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े आपने पॉलिटिक्स देखिए, कवर देखिए। तो कल बेसिकली जो ट्वीट है ना खान साहब का, ये उन लोगों के लिए ज्यादा था जो उनकी खबरें चला रहे हैं कि खान आया तो अब आया तो कल आया तो परसों आया, अब ईद से पहले आया। पिछला पूरा साल इसी में गुजर गया कि खान आया इस महीने आया, एक ने कहा 18 अगस्त को आ रहा है, किसी ने कहा 6 को आ रहा है, किसी ने कहा सितंबर में आ रहा है, किसी ने कहा खान को वो नहीं कर सकते, किसी ने कहा जी खान तो खुद जेल में बैठा हुआ है, बड़ी लंबी डे। अच्छा, मुझे मजे का जो सबसे वो लगा है ना, लास्ट पे आपने ब्रेक लेनी है, मजे का जो मुझे कमेंट लगा है ना, और वो बैनर क्या थंबनेल कहते हैं उसको, मजे का सबसे मतलब ऐड अगर इतने सारे बनते रहते हैं, अंत है जिसको अंत कहते हैं। उन्होंने कहा खान जेल में बहुत बड़ी लंबी गेम डाल के बैठा हुआ है। अच्छा, बहुत बड़ी। मुझे हंसना नीचे किसी की मुश्किलों पे, लेकिन कौन अपनी मर्जी से जेल में बैठता है फॉर गॉड सेक यार। वो कहते खान खुद बैठा हुआ है क्योंकि पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वोट बैंक वो भी भाड़ में गया, वोट बैंक आपका पॉपुलैरिटी अगर उसको कैच करा के कोई आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स क्या होती है कि लोगों के साथ रास्ते ढूंढते हैं आप और पावर में आते हैं। आप कौन से मतलब रिफॉर्मर से, कौन से रेडिकल से, कौन से बहुत बड़े होलियर देन पोप थे कि आपने इनकलाब लाने थे, हमने देख लिए थे जो इनकलाब 3.5 साल में आ रहे थे। और यही लोग हैं, यही यूट्यूबर्स, यही लोग हैं जो खान को जेल तक ले गए और जेल में ही रखा और कहते रहे खान, क्योंकि खान जेल में बहुत बड़ी लंबी गेम डाल के बैठा हुआ है, बाहर नहीं आना, उधर ही बैठ रहे हैं। और खान साहब भी उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतरने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैठे रहूं। मैं ठीक है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लाजा साहब एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। कुछ बयानात आए हैं अलीमा खान साहिबा के, काफ़ी सख्त ट्वीट जो है वो खान साहब की भी आई थी। अलीमा खान साहिबा कहती हैं, काफ़ी सवालात उठाए उन्होंने क्लासरा साहब, और उसमें वो कहती हैं कि बताएं हमारा भाई क्या छोड़े तो आप इसको रिहा कर देंगे। डेस्परेशन नज़र आ रही है आपको? मेरा ख्याल ये बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि जो उनका बयान आया है, तो बहुत सारे लोग तो इसको सरेंडर से कह रहे हैं कि ये बेसिकली इट्स ए सरेंडर। वो जो नर्व्स की जंग थी जिसका हम कहते थे कि इट्स बेसिकली बैटल ऑफ टू थिंग्स, एक नर्व्स की बैटल है, दूसरी ईगोज़ की बैटल है। तो और वो कहते ना कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कि कौन एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के खड़े हैं, तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो लगता है ये कि अलीमा खान साहिबा जो हैं पॉलिटिकली तौर पर मैं कहूँगा तो वो शायद इसी तरह का पीटीआई की तरफ से मैसेज आ रहा है कि पीटीआई या इमरान खान साहब वट एवर। खान साहब एक और बयान दिया उन्होंने कल, उन्होंने फिर कल वो चला दिया सख्त तरीन, इससे ज़्यादा बल्कि कल तो उन्होंने आप देखें तो उन्होंने जनाब मुनीर साहब को क्रेडिट जो है उन्होंने पाक फजाया को दिया है, वो देने के लिए, मैसेज देने के लिए कि जनाब हम आपका नहीं मानते, हम उनका मानते हो। तो एक साइड पे वो है, दूसरी तरफ
अलीमा खान साहब करा। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब इनके साथ क्या गुफ्तगू करते हैं। अगर अलीमा खान साहब ने बात की है तो इमरान खान साहब ने कुछ कहा होगा। दूसरी तरफ मैसेज उनको है जिनके पास ट्विटर है कि ये चला दो, अलीमा खान साहब को कहा गया कि ये चला दो। अब इस गुफ्तगू के बाद या उस ट्वीट के बाद मतलब आई एम बिट कंफ्यूज के थोड़े से कंफ्यूजिंग मैसेज, मतलब कंफ्यूजिंग है कि आप खुद क्लियर नहीं है कि आपने माफी तलाफी करनी है, सुलह सफाई करनी है, या आपने फिरौनियत और जजीजियत के अगेंस्ट बकौल आपके लड़ना है। आई एम अमेज्ड। ठीक ठीक ठीक। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यू न्यूज़।